हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा उपसह संयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। मतलब कोई बर्नर नाम का वैज्ञानिक था जिसने उपसह संयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए अपने सिद्धांत में कुछ बातें बोली थी। अब वो बातें क्या क्या बोली थी उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, ये जो बर्नर सिद्धांत है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस बर्नर सिद्धांत को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। इस बर्नर सिद्धांत को आज के इस लेक्चर में इतनी बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझाऊंगा कि दोबारा कभी आप लोग बर्नर सिद्धांत को नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे से ज्यादा बच्चे हम लोगों के इस परिवार का सदस्य बन सके। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं मेरे लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं बर्नर सिद्धांत के बारे में। इस बर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों को एक्सप्लेन किया था। जैसे कि उनकी संरचना बताई थी, उनके भौतिक रासायनिक गुणों को बताया था। फिर इसने कुछ बहुत सारे प्रयोग करके देखे थे। तो एक प्रयोग के अंदर इसने क्या किया था, क्या कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन इसने अमोनिया के साथ करवाई थी। कोबाल्ट क्लोराइड मतलब COCl3। COCl3 की रिएक्शन इसने NH3 के साथ करवाई थी। तो एक कंपाउंड प्राप्त हुआ था। वो कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ था, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो बच्चों, इस बर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 की रिएक्शन इसने किसके साथ करवाई थी, अमोनिया के साथ। ठीक है ना। COCl3 की रिएक्शन इसने किसके साथ करवाई थी, अमोनिया के साथ। तो जो यौगिक मिला हम लोगों को वो मिला COCl3.6NH3। अब देखो ध्यान से समझना, जब बर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने प्रयोग में कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई थी तो ये यौगिक उसको मिला था COCl3.6NH3। इस यौगिक के गुण उस टाइम पर, किस टाइम पर, बर्नर के टाइम पर इस यौगिक के गुण केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है उन सभी कंपाउंडों से बिल्कुल भिन्न थे। तो बर्नर ने दिमाग लगाया कि यार ये यौगिक मिला मुझे कोबाल्ट क्लोराइड COCl3.6NH3, इस यौगिक के गुण केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड उन सबसे डिफरेंट है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं ना कि इसी के गुणों को मैं अध्ययन कर लूं और इसी के गुणों के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के लिए बता दूं, मतलब उपसंयोजक यौगिकों के बारे में बता दूं। ठीक है ना। तो इसने अपने सिद्धांत में उसके बाद कुछ बातें बोली थी, उन बातों को मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों में एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि बर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना को एक्सप्लेन किया था, उनके भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया था। फिर इसने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के अंदर इसने क्या किया था कि ये कोबाल्ट क्लोराइड था ना, इसकी रिएक्शन इसने किसके साथ करवाई थी, अमोनिया के साथ। तो ये यौगिक मिला था COCl3.6NH3। उस टाइम पर, बर्नर के टाइम पर, इस यौगिक के गुण केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड थे ना उनसे सबसे डिफरेंट थे, बिल्कुल ही भिन्न थे। तो बर्नर ने इसके गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने अपनी कुछ बातें बताई थी, अपने सिद्धांत में कुछ बातें बोली थी जिनको मैं आप लोगों के लिए पॉइंटों में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट को आप लोग देखते चलो, बिल्कुल इसके जितने भी नट बोल्ट है एक एक पॉइंट को मैं नट बोल्टों के रूप में खोल कर रख दूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखो बच्चों, इसके पॉइंटों को लिख देता हूं फिर आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, ये बर्नर सिद्धांत का पहला पॉइंट है और ये बर्नर सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बर्नर सिद्धांत का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट नंबर 1 है। अपनी जो सबसे बड़ी बात वो बोलता है वो पॉइंट नंबर 1 में बोलता है। अब वो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, बर्नर ने क्या बात बोली थी, बर्नर ने ये बात बोली थी
कि भाई जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं ना, उनमें संकुल के अंदर जो मेटल होती है अर्थात जो धातु होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। जो बड़ा कोष्टक होता है तो बड़े कोष्टक में तो मेटल होती है और लिगैंड होता है, ठीक है ना। तो बड़े कोष्टक के अंदर कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट हुई वो यदि मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो वो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगी, और बड़े कोष्टक के बाहर कोई भी स्पीशीज जुड़ी हुई है वो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगी। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं कि बर्नर ने क्या किया, उपसहसंयोजक यौगिकों को गुणों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन में वो क्या बात बोल रहा है कि भाई जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें जो धातु होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। जो कोष्टक होता है, जो बड़ा कोष्टक होता है उसमें जो स्पीशीज मेटल के साथ जुड़ी होती है, मेटल से तो लिगैंड ही जुड़े होते हैं, वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, और कोष्टक के बाहर जो स्पीशीज जुड़ी होती है वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करती है। और फिर बात बोली थी उसने कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है अर्थात बड़े कोष्टक के बाहर जो स्पीशीज जुड़ी होती है, जो कोई आप लोगों का परमाणु हो सकता है, कोई भी आप लोगों का अणु हो सकता है, वो क्या कौन से प्रकार की प्रकृति होती है, उसकी आयनिक प्रकार की प्रकृति होती है। और जो बड़े कोष्टक के अंदर प्रेजेंट होती है द्वितीयक संयोजकता, उसकी प्रकृति होती है अनआयनिक प्रकार की। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल ले रहा हूं और फिर इस पॉइंट को पढ़ के बताता हूं, अभी आपके ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहां पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं इसी का, जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया वाला। यहां पर ले लिया मैंने CO NH3 का होल 6 और बाहर ले लिया मैंने Cl3, ठीक है ना। क्या ले लिया, CO NH3 का होल 6 Cl3। अब देखो ये आप लोगों का संकुल हो गया। भाई जो बड़ा कोष्टक होता है, बड़े कोष्टक को ही हम लोग संकुल बोलते हैं, जिनमें मेटल होती है, मेटल से जुड़े हुए लिगैंड होते हैं, ठीक है ना। बड़े कोष्टक के बाहर जो भी स्पीशीज होती है, ठीक है ना, उसको वो क्या बोल रहा है कि भाई इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकार की, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि भाई बड़े कोष्टक के अंदर जो मेटल से जो लिगैंड जुड़े होते हैं वो कौन सी संयोजकता से जुड़े होते हैं, द्वितीयक संयोजकता से। किससे जुड़े होते हैं, द्वितीयक संयोजकता से, द्वितीयक संयोजकता से। और इस द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति कैसी होती है, अनआयनिक प्रकार की, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं, तो इसको आसानी से आप लोग तोड़ नहीं सकते, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अनआयनिक प्रकृति, ठीक है ना। क्या होती है, अनआयनिक प्रकृति। लेकिन जो बड़े कोष्टक के बाहर जो स्पीशीज जुड़े होते हैं, परमाणु हुआ या आप लोगों का अणु हुआ, वो कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं बच्चों प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित। किसको करते हैं, प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित। और इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है आयनिक प्रकृति, ठीक है ना। इनको आसानी से आप लोग तोड़ सकते हो, किसी के भी साथ ये रिएक्शन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब पॉइंट को पढ़ के देखिए। देखो बर्नर सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। एक तो कौन सी करती है, प्राथमिक संयोजकता, और एक कौन सी करती है, द्वितीयक संयोजकता। जो बड़े कोष्टक के अंदर प्रेजेंट होती है वो द्वितीयक संयोजकता होती है, और जो कोष्टक के बाहर प्रेजेंट होती है वो बच्चों प्राथमिक संयोजकता होती है। जो बोल भी रहा है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक प्रकृति की होती है। इसका मतलब ये निकला बच्चों, जो बड़े कोष्टक के बाहर जो स्पीशीज जुड़ी होती है वो आयनिक प्रकृति की होती है, अर्थात उसकी अगर हम किसी के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो आसानी से रिएक्शन कर लेंगे, क्योंकि वो बड़े कोष्टक के बाहर होते हैं, तो वो मजबूत बंधों से जुड़े हुए नहीं होते, थोड़े कमजोर बंधों से जुड़े होते हैं, जो आसानी से किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन बड़े कोष्टक के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो कौन होते हैं, लिगैंड होते हैं। अरे भाई बड़े कोष्टक के अंदर मेटल के साथ लिगैंड ही तो जुड़े होते हैं। कौन से बंध से जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक बंध से। मतलब उपसहसंयोजक बंध को तोड़ना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कैसी होती है, अनआयनिक प्रकृति की, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। जो बड़ा कोष्टक है उससे बाहर जो स्पीशीज जुड़ी है वो ही किसी के साथ रिएक्शन करेंगे और वो ही उसके साथ बाहर निकलेंगे। लेकिन बड़े कोष्टक के अंदर जो मेटल के साथ जुड़ी हुई जो लिगैंड होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, इसलिए उनकी प्रकृति होती है अनआयनिक प्रकृति। बात समझ में आ गई ना। तो सौबातन की एक बात ये निकली कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो मेटल होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है।
ठीक है ना। प्राथमिक संयोजकता वो स्पीशीज प्रदर्शित करेगी जो बड़े कोष्टक के बाहर होगी, और द्वितीयक संयोजकता वो स्पीशीज प्रदर्शित करेगी जो बड़े कोष्टक के अंदर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए इसको ले लिया। यहां पर देखो, ये कोबाल्ट आप लोगों की मेटल है, ये कितनी प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रही है? दो प्रकार की। एक प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित कर रही है, एक द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता उसको बोलते हैं जो बड़े कोष्टक के बाहर होती है, और द्वितीयक संयोजकता उसको बोला है वर्णन ने जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है। प्राथमिक संयोजकता बड़े कोष्टक के बाहर होती है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्शन कर लेगी, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी होती है? आयनिक प्रकृति, मतलब वो आराम से टूट जाएंगे। और जो बड़े कोष्टक के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मेटल से जुड़े लिगैंड होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनआयनिक प्रकृति। बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्योंकि यही बर्नर का सबसे मेन था। अगर कोई आप लोगों से कम शब्दों में ये पूछ ले कि भाई बर्नर ने उपसंयोजक यौगिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी, तो आपका एक ही जवाब होगा कि बर्नर ने जो उपसंयोजक यौगिकों की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो बताई थी उसने संयोजकता। कि भाई जो कॉम्प्लेक्स होता है अर्थात जो संकुल होता है उसमें जो धातु होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब इसके बाद इसके जितने भी पॉइंट है बच्चों, एक एक पॉइंट आप लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि पहले ही पॉइंट से मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखिए आप लोग आगे आने वाले पॉइंटों को, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, अभी सब कुछ समझ में आएगा अब आप लोगों के। ठीक है ना, तो इसको मिटा देता हूं और पॉइंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ बर्नर सिद्धांत के आप लोग दूसरे नंबर के पॉइंट को देखिए और तीसरे नंबर के पॉइंट को देखिए। अभी इन दोनों पॉइंटों को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि जिस बच्चे का पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया उसका पूरा बर्नर सिद्धांत ही समझ में आ गया। और वो पॉइंट नंबर 1 क्या है जो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि बर्नर सिद्धांत के अनुसार जो संकुल होता है अर्थात जो बड़ा कोष्टक होता है उसमें जो धातु होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। कोष्टक के अंदर ये जो बड़ा कोष्टक होता है, कोष्टक के अंदर जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, और कोष्टक के बाहर अणु या परमाणु जो भी चीज जुड़ी होती है वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करती है। ये बात इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखो, जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो यही बात बोला है कि संकुल में बड़े कोष्टक के अंदर, संकुल में बड़े कोष्टक के अंदर जो लिगेंड उपस्थित होते हैं वो कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि कोष्टक के बाहर जो अणु या परमाणु होते हैं, अणु या परमाणु जुड़े होते हैं वो कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं? प्राथमिक संयोजकता को। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि बड़े कोष्टक के अंदर जो लिगेंड जुड़े होते हैं वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, बड़े कोष्टक के बाहर जो अणु या जो परमाणु जुड़े होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है। चलो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 को देखिए, ध्यान से समझिए। प्रत्येक संकुल में द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता जैसे ही बोला आप समझ जाना लिगेंडों की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक संकुल में द्वितीयक संयोजकता की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। अरे भाई, लिगेंडों की संख्या तो बिल्कुल निश्चित होती है संकुल के अंदर। तो देखो, प्रत्येक संकुल में द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है जो कि उस संकुल की उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या को आप समन्वय संख्या भी बोल सकते हो, वो प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, आप अच्छी तरीका से जानते हो बड़े कोष्टक के अंदर जो मेटल होती है उससे लिगेंड जुड़े होते हैं, और ये लिगेंड कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनकी संख्या फिक्स होती है। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर बात हम इस संकुल की कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया? कोबाल्ट को। यहां पर इससे कितने NH3 जुड़े हुए? 6। ठीक है ना। यहां पर लिख दिया मैंने Cl3। तो इस संकुल के अंदर ये जो NH3 है ये कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं? द्वितीयक संयोजकता को। ये किसी संयोजकता को शो कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बच्चों द्वितीयक संयोजकता को।
और जो ये Cl3 है, ये कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है? प्राथमिक संयोजकता को। किसको शो कर रहा है? प्राथमिक संयोजकता को, प्राथमिक संयोजकता को। अब देखो ध्यान से समझ कर चलना, पॉइंट इस बात को बोल रहा है कि बड़े कोष्टक के अंदर जो धातु होती है और उससे जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी संख्या बिल्कुल फिक्स होती है, क्योंकि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसकी समन्वय संख्या होती है। जैसे कि इस कोबाल्ट की यहाँ पर समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? 6। भाई ये चीज तो आप लोगों को पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसकी समन्वय संख्या होती है या फिर उपसहसंयोजक संख्या होती है। तो इस कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? 6। ठीक है ना, और ये 6 बिल्कुल फिक्स है। अब माना कि मैं ऐसा करता हूं, एक NH3 को मैं बाहर निकाल देता हूं और एक Cl को मैं अंदर ले जाता हूं, उस कंडीशन में भी मेटल से 6 लिगेंड जुड़े होंगे। कैसे? इधर देखिए, देखो बेटा, मैंने अगली कंडीशन में क्या किया, ये CO और यहां पर मैंने क्या कर दिया, NH3 एक कम कर दिया। यहां पर NH3 कितने कर दिए? 5। तो कॉमन सी बात है, एक Cl में अंदर ले आया। अब बाहर मैंने क्या लिख दिया? Cl2। तो गौर से देखिए आप लोग, प्राथमिक संयोजकता है ना, उसकी संख्या तो क्या हो गई? कम, क्योंकि यहां पर कितने थे आप लोगों के? 3। ठीक है ना, लेकिन यहां पर कितने हो गए आप लोगों के? 2। लेकिन जो द्वितीयक संख्या, द्वितीयक उपसंयोजक संख्या होती है या जो द्वितीयक आप लोगों की संयोजकता होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। यहां पर भी कितनी है आप लोगों की उपसंयोजक संख्या? 6। और यहां पर भी आप लोगों की उपसंयोजक संख्या कितनी है? 6। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि कोबाल्ट से यहां पर NH3 कितने जुड़े हैं आप लोगों के? 5। और Cl कितना जुड़ा है? 1। तो यहां पर 5 जो आप लोगों के NH3 हैं वो भी द्वितीयक संयोजकता को शो कर रहे हैं, और एक Cl ये भी अब आप लोगों का द्वितीयक संयोजकता को शो कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसकी संख्या फिक्स होती है और उसकी प्रकृति होती है अनआयनिक प्रकृति की, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है? आयनिक प्रकृति की होती है, अर्थात उसके बॉन्डों को तोड़ा जा सकता है। यहां पर 3 Cl3 थे आप लोगों के जो कि प्राथमिक संयोजकता को शो कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों के दो दो Cl है आप लोगों के जो कि प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट इसी बात को बोल रहा है कि प्रत्येक संकुल में द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है, जो कि उस संकुल की उपसहसंयोजक संख्या या उपसहसंयोजक संख्या का जो दूसरा नाम है वो क्या है? समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। यहां पर भी द्वितीयक, यहां पर भी जो आप लोगों की द्वितीयक संयोजकता है उसकी संख्या 6, और यहां पर भी आप लोगों की द्वितीयक संयोजकता है उसकी संख्या कितनी है? 6, क्योंकि 5 NH3 और एक आप लोगों का Cl, क्योंकि ये Cl अब बड़े कोष्टक के अंदर है, तो ये कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। अब आप लोगों का पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया और बच्चों ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसके और पॉइंटों को देखते हैं। तो देखिए बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये बर्नर सिद्धांत का आप लोगों का चौथे नंबर का पॉइंट हो गया और ये 5वें नंबर का पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? द्वितीयक संयोजकता के बारे में बता रहा है। ठीक है ना? अब आप लोगों को पता है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको कौन शो करते हैं? भाई लिगेंड शो करते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में बता रहा है। क्या बात बता रहा है? वो ये बोल रहा है कि द्वितीयक संयोजकता मुख्यतः ऋणायन व उदासीन अणुओं किसके द्वारा सेट होती है? ऋणायन या उदासीन अणुओं या परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब सेट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हम लोगों ने शुरू की क्लासों में क्या देखा था कि जो लिगेंड होते हैं या तो लिगेंड ज्यादातर केस में उदासीन होते हैं, जैसे कि H2 हुआ, NH3 हुआ, उदासीन लिगेंड होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, या फिर लिगेंडों पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। भाई जो धनात्मक लिगेंड है वो तो लगभग नहीं के बराबर है, बड़ी मुश्किल से 2-4 एग्जांपल है उनके। तो आप लोग मेनली यही मान के चलिए कि या तो हमारे लिगेंड क्या होंगे? उदासीन होंगे, जैसे कि H2 हुआ, NH3 हुआ, एथिलीन डाइएमीन हो गया, ये सभी कौन? हमारे उदासीन लिगेंड है, इन पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। या फिर लिगेंडों पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है,
जिनको हम ऋणायनिक लिगेंड बोलते थे, जैसे कि F माइनस हुआ, Cl माइनस हुआ, Br माइनस हुआ, I माइनस हुआ, OH माइनस हुआ, ये सारे के सारे कौन होते हैं? ऋणायनिक लिगेंड होते हैं। तो आप लोगों के जो लिगेंड होते हैं वो कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जो कि बड़े कोष्टक के अंदर मेटल से जुड़े होते हैं। तो ये पॉइंट उसी बात को बोल रहा है कि द्वितीयक संयोजकता मुख्यतः ऋणायन लिगेंड की बात कर रहा है, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। द्वितीयक संयोजकता मुख्यतः ऋणायन वे उदासीन अणु या परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? मतलब लिगेंड कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं बच्चों? द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जो कि बड़े कोष्टक के अंदर मेटल से जुड़े होते हैं। चलो ठीक है। अब बच्चों ये हो गया चौथे नंबर का पॉइंट। पांचवें नंबर के पॉइंट को देखो। पांचवें नंबर के पॉइंट में वो प्राथमिक संयोजकता के बारे में बोल रहा है। प्राथमिक संयोजकता के बारे में क्या बोल रहा है? पढ़ के देखिए। वो ये बोल रहा है कि जो प्राथमिक संयोजकता है ना, जो कि कौन सी प्रकृति होती है? उसकी आयनिक प्रकृति होती है। अभी आप लोगों के लिए बताया था, जो कि आयनिक प्रकृति की होती है, केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। सही बात है, ठीक है ना? जो कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। देखो बच्चों, इस बात को तो मैंने आप लोगों को शुरू की क्लासों में ही बता दिया था कि जो संकुल होता है ना, उसमें जो मेटल होती है और मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं, उन्हीं की केमिस्ट्री होती है उपसंयोजक यौगिकों की। क्योंकि बड़े कोष्टक के बाहर जो भी चीज प्रेजेंट होती है, उनका सिर्फ इतना सा रोल होता है कि वो मेटल की बैलेंसी सेट करने के लिए आती हैं, उनके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए इसी का एग्जांपल लिया, जिसका डिस्कशन बर्नर कर रहा है। क्या लिया है? CONH3 का होल 6, और यहां पर लिख दिया मैंने Cl3, ठीक है ना? अब ये मेटल है, ये मेटल कितनी संयोजकता शो कर रहा है? 2 संयोजकता। ये कौन सी संयोजकता हो गई? द्वितीयक संयोजकता। भाई ये लिगेंड है, तो लिगेंड कौन सी संयोजकता को शो कर रहा है? द्वितीयक संयोजकता, क्योंकि कोष्टक के अंदर है। कोष्टक के बाहर कौन है आप लोगों का? Cl3, जो कि कौन सी संयोजकता को शो कर रहा है? प्राथमिक संयोजकता को। कौन सी संयोजकता को शो कर रहा है? प्राथमिक संयोजकता को। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर Cl पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऋणायन। और इसी बात को कौन बोल रहा है? इसी बात को बर्नर बोल रहा है कि ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब इन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? जो कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। कैसे? कि यहां से यदि मैं ये Cl3 है ना, जो 3, इनका यदि मैं रोल खत्म करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इनकी प्रकृति आयनिक होती है, मतलब आप लोग हटा सकते हैं इनको, ठीक है ना? तो अगर मैं इसके रोल को हटाना चाहूं Cl3 के को, तो मैं हटा सकता हूं। वो कैसे हटाऊंगा? एक बात बताइए बच्चों, हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो पहली स्पीसीज होती है उसको हम प्लस देते हैं, दूसरी स्पीसीज को हम लोग माइनस देते हैं। तो देखो ये कितने Cl है आप लोगों के? 3 Cl है। तीनों Cl पर कितना चार्ज होता है? -1। भाई एक Cl पर -1 होता है, तो 3 Cl पर कितने होंगे? -3 होंगे, जो कॉम्प्लेक्स में जाते ही +3 हो जाएगा। भाई ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि इनका जो संकुल होता है, संकुल से पहले या संकुल के बाद जो भी चीज प्रेजेंट होती है, उनका सिर्फ इतना ही रोल होता है कि वो मेटल की बैलेंसी सेट करने के लिए आती है। मेटल की बैलेंसी सेट करने के बाद उनका खेल खत्म हो जाता है। तो इन 3 Cl को हटाना चाहते हो तो -3 होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स में जाते ही बच्चों +3 हो जाएगा, और Cl3 का खेल खत्म। इसी चीज को आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो। इसी चीज को बच्चों आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो। ये लो +3 लिख दिया, और ये तीनों Cl का खेल खत्म। बात समझ में आ गई ना? अरे भाई इन जो 3 Cl है, इनके चार्ज को मैंने किस पे पहुंचा दिया? कॉम्प्लेक्स पे पहुंचा दिया। ये -3 थे, और यहां पर जाते कॉम्प्लेक्स पे जाते क्या हो गए? +3। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये निकला, बर्नर क्या बात बोल रहा है? बर्नर ये बात बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल से लिगेंड जुड़े होते हैं, उनका रोल होता है कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद जो भी चीज प्रेजेंट होती है, वो मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, जो कि किनके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर Cl को बेस माना है, तो Cl तो ऋणायन ही होता है, क्योंकि Cl पे तो माइनस चार्ज होता है। बात समझ में आ गई? पढ़ के देख लीजिए पॉइंट को दोबारा से। प्राथमिक संयोजकता जो कि आयनिक प्रकृति की होती है, केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, केवल ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, जो कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, जो कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई?
प्लस के 3 हुई, ठीक है ना। इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कितनी हुई, प्लस के 3, ठीक है ना, कितनी हुई, प्लस के 3, क्योंकि NH3 तो उदासीन लिगेंड है, ठीक है ना। तो 6 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, तो कॉमन सी बात है, इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, प्लस के 3। ये प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसने दी है, उसकी दी है प्राथमिक संयोजकता ने। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों बर्नर सिद्धांत का आप लोगों का 5वें नंबर का पॉइंट। अब इसके 2 पॉइंट और है, छठे नंबर के पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं और 7वें नंबर के पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों, ये बर्नर सिद्धांत का आप लोगों के छठे नंबर का पॉइंट हो गया और ये हो गया 7वें नंबर का पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये छठे नंबर का पॉइंट हो गया बच्चों और ये हो गया बर्नर सिद्धांत के 7वें नंबर का पॉइंट। छठे नंबर के पॉइंट को हम सबसे पहले पढ़ के देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए इसका मतलब बताता हूं। वैसे तो आप लोगों के मतलब समझ में आ ही गया कि छठे नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, लेकिन एक बार फिर से और मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। बच्चों छठे नंबर का पॉइंट इस बात को बोल रहा है कि संकुलों के अंदर जो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर एक निश्चित विविधता में जुड़े होते हैं, अर्थात इनकी संख्या निश्चित होती है। ये बात तो मैंने आप लोगों के लिए बता ही दिया कि भाई आप लोगों का संकुल कैसा भी हो, जो द्वितीयक संयोजकता है उसकी संख्या फिक्स रहेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। देखो बच्चों, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें इसी को बेस मानते हुए बर्नर अपनी बातें रख रहा है। CO NH3 का होल 6, CO NH3 का होल 6 और यहां पर लिख दिया मैंने Cl3, ठीक है ना। मतलब यहां पर द्वितीयक संयोजकता की संख्या कितनी है आप लोगों की, 6, क्योंकि इस मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6। तो इसकी उप संयोजक संख्या या जो उसकी समन्वय संख्या है वो कितनी है, 6, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स ये हो गया आप लोगों का, ये हो गया CO NH3 का होल 5, यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने Cl, ठीक है ना, बाहर लिख दिया मैंने Cl2। इस कंडीशन में भी देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। इसकी भी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 6। इसकी भी कितनी है बच्चों आप लोगों की, 6, क्योंकि यहां पर इस मेटल के साथ आप लोगों के 5 NH3 जुड़े हैं और एक कौन जुड़ा है, Cl। इसका मतलब यहां पर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, बिल्कुल कितना है, 6। यहां पर भी 6 समन्वय संख्या, यहां पर भी आप लोगों की 6 समन्वय संख्या है। और ले लीजिए, देखो अगला मैं ये ले लूं, देखो NH3, NH3 का होल 4, अंदर ले लूंगा Cl2, बाहर कर दिया Cl। इस कंडीशन में भी देख लो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई बच्चों, अब भी इसकी समन्वय संख्या बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल निश्चित है। अब भी इसकी समन्वय संख्या कितनी है बच्चों, 6, क्योंकि इस मेटल के साथ 4 तो आप लोगों के NH3 जुड़े हैं और 2 आप लोगों के कौन जुड़े हैं, Cl2। तो ये भी द्वितीयक संयोजकता को शो कर रहा है और ये भी द्वितीयक संयोजकता को शो कर रहा है, क्योंकि ये बड़े कोष्टक के अंदर प्रेजेंट है। कोष्टक के बाहर देखो बच्चों, ये आप लोगों के होते हैं स्पीशीज, जो कोष्टक के बाहर अणु या परमाणु होते हैं वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, जिनकी प्रकृति आयनिक होती है, इसीलिए उनकी संख्या कम होती जा रही है। जबकि अंदर जो द्वितीयक संयोजकता होती है उनकी संख्या बिल्कुल फिक्स है। यहां पर इस कंडीशन में भी समन्वय संख्या 6, इस कंडीशन में भी समन्वय संख्या 6 और इस कंडीशन में भी बच्चों समन्वय संख्या 6। चलो और कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन और ले लीजिए आप, मैं ये ले लेता हूं। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर ले लिया CO NH3 का होल थ्राइज और ये ले लिया मैंने Cl3। यहां पर भी देखो, यहां पर भी आपकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6, क्योंकि इस मेटल के साथ NH3 कितने जुड़े हैं आप लोगों के, 3, और 3 ही आप लोगों के Cl जुड़े हुए हैं। तो इस मेटल की भी समन्वय संख्या आप लोगों की कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब चारों संकुलों को आप लोग देख लीजिए, इन चारों संकुलों के अंदर जो द्वितीयक संयोजकता है वो बच्चों आप लोगों की फिक्स है बर्नर सिद्धांत के अनुसार। यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6। और इसी बात को पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संकुलों के अंदर द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले लिगेंड
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ चारों ओर निश्चित विविधता में जुड़े रहते हैं, अर्थात इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो अगले पॉइंट में बर्नर क्या बोल रहा है। बर्नर इस बात को बोल रहा है कि भैया मेटल से यदि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, और उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की है। और यदि मेटल की समन्वय संख्या 4 है तो उनकी दो प्रकार की आकृति हो सकती है, उनकी आकृति चतुष्फलकीय भी हो सकती है और उनकी आकृति वर्गाकार समतलीय भी हो सकती है। ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है। देखिए बर्नर सिद्धांत के अनुसार जिन संकुलों की उपसह संयोजक संख्या मतलब समन्वय संख्या 6 होती है उनकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय है, तथा जिन संकुलों की उपसह संयोजक संख्या को बच्चों समन्वय संख्या भी बोलते हैं, 4 होती है, उनकी आकृति या तो चतुष्फलकीय होती है या फिर उनकी आकृति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय है। इस बात को तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जिन मेटलों से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी समन्वय संख्या 6 होती है और उनकी आकृति अष्टफलकीय होती है। लेकिन यदि मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनकी समन्वय संख्या 4 होती है और उनकी आकृति या तो चतुष्फलकीय होती है या फिर वर्गाकार समतलीय होती है। इस बात को बर्नर भी मान रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो उपसहसंयोजक यौगिकों का बच्चों जो बर्नर सिद्धांत है इसके हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 7 पॉइंट पढ़ लिए। अब सुनो ध्यान से कि ये जितने भी संकुलों की उसने कंडीशन लिए, भाई बर्नर तो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। किसके साथ प्रयोग कर रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, क्योंकि उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई। और जब कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन उसने अमोनिया के साथ करवाई तो इतने सारे उसको यौगिक मिल गए, इतने सारे उसको क्या मिल गए, उपसहसंयोजक यौगिक मिल गए। और बस इन्हीं उपसहसंयोजक यौगिकों को वो पॉइंटों में एक्सप्लेन कर रहा है जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए। लेकिन भैया इनकी तो आकृति भी बनानी है, उस आकृति के अंदर भी आप लोगों को प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करना है। तो चलो ठीक है भाई, यहां पर वो आकृति की भी बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 7 में जो बर्नर है आकृति की भी बात कर रहा है। तो ये जो चारों संकुल है ना आप लोगों के, इनकी बच्चों में आप लोगों के लिए आकृति भी बना देता हूं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इनकी आकृति बनाते हैं सभी संकुलों की। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, बर्नर ने अपने सिद्धांत में 4 कॉम्प्लेक्सों को प्राप्त किया। अब वो 4 कॉम्प्लेक्सों की आप लोगों के लिए संरचना बता रहा है। यहां पर लिख दिया मैंने सूत्र और इधर लिख दी मैंने उसकी संरचना। तो देखो COCl3.6NH3 फॉर्मूला, या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो CONH3 को होल 6 Cl3। अब देखो यहां पर देखो, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि बड़े कोष्टक के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है वो कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं। और वो कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता को। कॉम्प्लेक्स के बाहर या बड़े कोष्टक के बाहर जो भी चीज प्रेजेंट होती है, जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती है, चाहे वो अणु हुआ चाहे वो परमाणु हुआ, वो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है और इसकी प्रकृति होती है आयनिक। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर ये NH3 है, वो आप लोगों की द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि कोष्टक के अंदर है। ठीक है ना, कोष्टक के अंदर है, इसलिए कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, द्वितीयक संयोजकता को। ये जो बड़ा कोष्टक है कॉम्प्लेक्स के बाहर है Cl3, ये बच्चों आप लोगों की प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। प्राथमिक संयोजकता क्योंकि संकुल के बाहर है, बड़े कोष्टक के बाहर है आप लोगों का, ठीक है ना, तो प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति आप लोगों के लिए बताई दी, अनआयनिक प्रकृति होती है। अनआयनिक प्रकृति मतलब नहीं तोड़ सकते, लिगेंड होते हैं ये, अनआयनिक प्रकृति, ठीक है। और बच्चों ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये आयनिक प्रकृति की होती है, ठीक है ना, इसको तोड़ सकते हो आप लोग, आयनिक प्रकृति की हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बोर्ड की तरफ, देखो ये आप लोगों का कोई संकुल हो गया, ये मेटल हो गई। मेटल कितनी प्रकार की संयोजकता शो कर रही है, 2। एक हो गई आप लोगों की प्राथमिक संयोजकता जो संकुल के बाहर है,
और एक हो गई आप लोगों की द्वितीयक संयोजकता जो संकुल के अंदर है, और दोनों ही किसके साथ जुड़ी है, मेटल के साथ जुड़ी है। इनकी जो संरचना बनेगी बच्चों वो इस प्रकार की बनेगी। इधर देखिए इस मेटल से आप लोगों के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो जब मेटल से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं अर्थात मेटल की जब समन्वय संख्या 6 होती है तो उनकी आकृति क्या होती है बच्चों, अष्टफल की आकृति होती है। गौर से देखिए ये अष्टफल की आकृति मैंने प्रदर्शित कर दी, और इस मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं अर्थात कितनी द्वितीयक संयोजकता है आप लोगों की 6, 1 2 3 4 5 6। और गौर से देखिए यहां पर मैंने 3 Cl को जोड़ा है, लेकिन 3 Cl को मैंने कौन सी संयोजकता से जोड़ा है बच्चों, प्राथमिक संयोजकता से जोड़ा है। इसलिए जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। इसीलिए मैंने उसको पूरी लाइन से शो किया, डार्क लाइन से शो किया है। डार्क लाइन का मतलब ये लिगेंड होते हैं, इनकी संख्या फिक्स होती है, इनको आप लोग नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक प्रकृति की होती है, थोड़ी कमजोर होती है, कम मजबूत होती है, इसलिए उसको मैंने डॉट 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 लाइनों से शो किया है। तो ये जो 3 Cl है, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl, ये कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता को। कौन सी लाइन से शो किया है मैंने, डॉट 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 लाइनों से शो किया है, अर्थात ये कम मजबूत होती है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसमें कौन होते हैं बच्चों, लिगेंड होते हैं जो कि मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, और वो बंध क्या होता है, मजबूत होता है, इसलिए उनको मैंने डार्क लाइन से शो किया है। बात समझ में आ गई ना। यहां पर जो द्वितीयक संयोजकता है उसको मैंने डार्क लाइन से शो किया है, और जो प्राथमिक संयोजकता है उसको मैंने डॉट 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 से शो किया है। मतलब इसको हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। लेकिन लिगेंडों की संख्या फिक्स होती है, ये हम पॉइंटों में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब अगले कॉम्प्लेक्स के लेते हैं। ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स है, ये पहले कॉम्प्लेक्स की कहानी हो गई। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स की लेते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखो आप लोग। देखो बच्चों ये हो गया आप लोगों का दूसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स। दूसरे नंबर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, COCl3.5NH3। इसको आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स बनाकर। ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्लेक्स, मतलब बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक कॉम्प्लेक्स की निशानी होती है जिनमें आप लोगों का मेटल हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था उसमें 6 NH3 थे। अब की बार मैंने क्या किया, बाहर से एक Cl अंदर की तरफ डाल दिया और एक NH3 को मैंने बाहर निकाल दिया। एक NH3 को बाहर निकाल दिया तो NH3 कितने बच गए आप लोगों के, 5। लेकिन समन्वय संख्या तो 6 ही रहेगी, 6 से ज्यादा नहीं होगी, 6 से कम नहीं होगी। तो भाई समन्वय संख्या 6 करनी है तो क्या करें, तो भाई 3 Cl आप लोगों के बाहर थे जो कि कौन सी संयोजकता से जुड़े थे, प्राथमिक संयोजकता से। आयनिक प्रकृति होती है तो मैंने क्या किया, एक Cl मैंने बाहर से अंदर की ओर डाल दिया। अंदर की ओर डाल दिया तो अब इस मेटल की समन्वय संख्या वापस से कितनी हो गई, 6, क्योंकि 5 तो NH3 है, 1 Cl है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि जो Cl, ये जो Cl जब बाहर की तरफ था तो प्राथमिक संयोजकता के रूप में अपना रोल अदा कर रहा था, लेकिन अब ये Cl मैं अंदर की तरफ ले आया। अब ये जो Cl है आप लोगों को बच्चों वो द्वितीयक संयोजकता का रोल अदा कर रहा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, बड़ा कोष्टक के अंदर आ गया जो डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो इस संकुल की आकृति बच्चों ये आकृति वही अष्टफल की होगी। NH3 कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, डार्क लाइन से शो कर रखा है, गहरी लाइन से शो कर रखा है क्योंकि मजबूत है। ठीक है ना, उपसंयोजक बंध से लिगेंड जुड़े होते तो मजबूत बंध होता है। ठीक है ना, एक Cl आप लोगों का यहां पर जोड़ दिया। ये Cl बच्चों कौन सी संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है, द्वितीयक संयोजकता को, क्योंकि बड़े कोष्टक के अंदर है। लेकिन ये जो 2 Cl है बच्चों आप लोगों के, एक Cl आप लोगों का ये रहा, एक Cl ये रहा, ये दोनों ही Cl बच्चों आप लोगों के प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए दोनों Cl को मैंने डॉट 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 लाइन से शो कर दिया। बात समझ में आ गई। अब समझ गए होंगे तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा लेने वाला हूं। तीसरे कॉम्प्लेक्स में क्या करूंगा, एक Cl अंदर की तरफ और ले जाऊंगा और एक NH3 बाहर की तरफ निकाल दूंगा। तो अंदर NH3 कितने हो जाएंगे, 4, और Cl कितने हो जाएंगे, 2, और बाहर की तरफ एक ही Cl रहेगा। देख लीजिए, उसको भी बता देता हूं आप लोगों के लिए।
देखो बच्चों, ये आप लोगों के तीसरे नंबर का कॉम्प्लेक्स हो गया जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया है। यहां पर इसका फॉर्मूला हो गया COCl3.4NH3। इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हो, CONH3 को होल 4 Cl2। ठीक है ना, ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स हो गया। बाहर की तरफ कौन हो गया, Cl। अब देखो, इस मेटल की जो समन्वय संख्या है वो आप लोगों की कितनी है, 6। भाई बिल्कुल सही बात है। इस मेटल की बच्चों जो समन्वय संख्या है अर्थात जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है आप लोगों का, 6। क्योंकि इस कोबाल्ट से 4 तो आप लोगों के NH3 जुड़े हैं और 2 आप लोगों के Cl जुड़े हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, जो कि द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बाहर की तरफ केवल आप लोगों का एक ही Cl है जो बच्चों प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर देखिए इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। ये आप लोगों का कोबाल्ट मेटल हो गई, 4 NH3 जुड़े हैं, 1 2 3 4 NH3 जोड़ दिए, 2 आप लोगों के Cl जोड़ दिए, 1 Cl ये जोड़ दिया, 1 Cl ये जोड़ दिया। ये जो दोनों Cl है बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये डार्क लाइन अर्थात गहरी लाइन से प्रदर्शित कर रखा है। इसका मतलब ये कौन है, लिगेंड है जो कि द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला Cl है आप लोगों को बच्चों, ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है, बड़े कोष्टक के बाहर है, तो इसको मैंने डॉट 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 लाइनों से प्रदर्शित कर दिया। अर्थात ये Cl आप लोगों का डॉट डॉट लाइन से शो कर दिया जो कि प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब मैं इसके चौथे नंबर के कॉम्प्लेक्स को ले लेता हूं। अब आपके समझ में आ गई होगी चौथे नंबर के कॉम्प्लेक्स में हम क्या करने वाले हैं। भैया ये करने वाले हैं, इस Cl को भी मैं अंदर की तरफ ले जाऊंगा और एक NH3 में बाहर निकाल दूंगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 का होल थ्राइस Cl3 और सबके सब द्वितीयक संयोजकता हो जाएंगी। प्राथमिक संयोजकता आप लोगों की एक भी नहीं बचेगी। देख लो आप लोग उसकी संरचना को भी। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये हो गया आप लोगों के चौथे नंबर का कॉम्प्लेक्स जो है आप लोगों का CONH3 डॉट CO सॉरी COCl3.3NH3। ठीक है ना, जिसको संकेल के रूप में हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने CO, यहाँ पर NH3 कितने आप लोगों के 3 और Cl भी आप लोगों के कितने हैं, 3। अब देखो बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ये कोबाल्ट मेटल है, यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या कितनी है बच्चों, 6। इस मेटल की जो समन्वय संख्या कितनी है, 6, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो समन्वय संख्या यहाँ पर जो 6 वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करती है जिसकी संख्या बिल्कुल फिक्स होती है। इस चीज का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो इस मेटल के साथ जो आप लोगों के 6 लिगेंड जुड़े हैं, 3 तो NH3 लिगेंड जुड़े हैं और 3 आप लोगों के Cl लिगेंड जुड़े हैं, ये यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करने वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। देखो संकुल के बाद यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता आप लोगों की नहीं होगी। लेकिन द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या वो हर कंडीशन में फिक्स है। चारों कॉम्प्लेक्स थे, चारों संकुल थे और हर जगह पर उनकी उपस्थित संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी थी बच्चों, 6। इसकी भी संरचना आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पर ये आप लोगों की कोबाल्ट मेटल हो गई, NH3 कितने आप लोगों के 3, 1 2 3, जो कि किसको शो कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता को, क्योंकि ये गहरी लाइन डार्क लाइन से शो कर रखा है मैंने। ये आप लोगों के 3 Cl हो गए, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये सबके सब किसको शो कर रहे हैं, द्वितीयक संयोजकता को, जो कि मैंने गहरी लाइन अर्थात मैंने इनको डार्क लाइन से शो कर रखा है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीका से बर्नर सिद्धांत के जो 4 संकुल थे इनका मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी बता दिया और इनकी मैंने आप लोगों के लिए संरचना भी बता दी। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये बर्नर सिद्धांत के आप लोगों के 7 पॉइंट हो गए और जो 4 संकुल थे उनके फॉर्मूले हो गए और ये उनकी आकृति हो गई। अब देखो बच्चों, बर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन और उसकी जो कमियां हैं उनका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा।
ये मान के चलिए कि बर्नर सिद्धांत का हम लोगों ने लगभग 80% मैटर पढ़ लिया, क्योंकि बर्नर ने जो बातें बोली थी उनको हम 7 पॉइंटों में पढ़ चुके हैं और 4 कॉम्प्लेक्सों की हम लोग संरचना बना चुके हैं। लेकिन बर्नर ने जो प्रयोग किया था उसका हम लोगों को सत्यापन भी तो करना है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसकी कमियां भी निकालनी है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो हम लोगों की लास्ट में यही होती है, सामने वाला कितनी मेहनत करे, ठीक है ना, लास्ट में उसकी कमियां निकालना हम लोग बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो बर्नर सिद्धांत का जो आज का लेक्चर है उस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा। अगले लेक्चर में डिस्कशन करूंगा मैं बर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन और उसकी कमियां। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं बच्चों। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग जरूर बताना कि आज का आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।